Good morning, everyone. Good morning again. तो हम लोग केमिस्ट्री के क्लास में फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स और केमिकल काइनेटिक्स में एक लॉ है जिसका नाम है रेट लॉ। रेट लॉ पढ़ने के पहले, रेट लॉ जानने के पहले हम लोग जानेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ेंगे। तो लॉ ऑफ मास एक्शन जो है ये मेनली दिस इज द पार्ट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ना है, लेकिन यहां पर थोड़ा इसको जानना जरूरी है। 11th का चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम में लॉ ऑफ मास पढ़ना है, लेकिन अभी हमको जब ऑर्डर लॉ ऑफ रेट लॉ पढ़ेंगे तो उसमें इसका यूज करेंगे। थोड़ा सा क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहां पर देख लीजिए लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो जो दिया है, वैज्ञानिक जो दिए हैं उनका नाम है गुलवर्ग एंड वेजे। गुलवर्ग एंड वेजे कौन दिया है? गुलवर्ग एंड वेजे। हु गिव्स लॉ ऑफ मास एक्शन? गुलवर्ग एंड वेजे। और ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है रेट ऑफ रिएक्शन। रिलेटेड विथ क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। विथ किसके साथ? विथ कॉन्सेंट्रेशन। रेट ऑफ रिएक्शन और कॉन्सेंट्रेशन का रिलेशनशिप बतलाता है कौन? लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। कॉन्सेंट्रेशन जनरली इंक्रीज करता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या करता है? इंक्रीज करता है। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन होता है। जितना ज्यादा क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है, एक्सेप्ट किसको छोड़ करके? जीरो ऑर्डर रिएक्शन को छोड़ करके। तो ये लॉ क्या कहता है? रेट लॉ, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन is the directly proportional to the product of the concentration, product of the concentrations of reactants and each reactant contain power which is equal to the which is equal to the stoichiometric coefficient। तो यह देखिए स्टेटमेंट है, क्या कहता है? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स भी कर सकते हैं, है ना? तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एंड ईच रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कंटेन पावर व्हिच इज इक्वल टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो अभी हम रिएक्टेंट के टर्म में जानेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है? प्रोडक्ट के टर्म में भी होता है और रिएक्टेंट के टर्म में भी होता है। रिवर्सेबल रिएक्शन के लिए मेनली होता है लॉ ऑफ मास एक्शन। तो यहां पर हम लोग बात करते हैं, सपोज दैट कि ए रिएक्ट किया बीबी से तो कोई प्रोडक्ट बना दिया। ओके, ए जब रिएक्ट किया बीबी से तो प्रोडक्ट बना दिया, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास
एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा आर ओ आर, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड ईच कंसंट्रेशन टर्म कंटेंट पावर, पावर रखता है which is equal to the stoichiometric coefficient, which is equal to the stoichiometric coefficient. ओके, ये हो गया आपका क्या चीज, लॉ ऑफ मास एक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो ए के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, साथ ही ए का जो कोफिशिएंट है उस पर भी डिपेंड करेगा, साथ ही रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगा, बी के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, और बी के जो कोफिशिएंट है वह भी उस पर भी डिपेंड करेगा। रेट ऑफ रिएक्शन जो हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का जो प्रोडक्ट होगा उस पर जो कोफिशिएंट जो होगा, पावर होगा, यही आपका क्या है, कौन सा है लॉ, लॉ ऑफ मास एक्शन। ओके, और ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन जो है, मतलब कि ये देखा, मतलब कि वो ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, इट इज थ्योरेटिकल कंसेप्ट, इसको लोग ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये एक्चुअली यह जो टॉपिक है ये आपको पढ़ना है केमिकल इक्विलिब्रियम में। अभी हम इसको जोड़ेंगे किससे, तो हम लोग रेट लॉ से इसको हम लोग जोड़ेंगे इस कंसेप्ट को, इसलिए यहां पर पढ़ाया जा रहा था। इट इज ए theoretical, it is a theoretical concept, ये कैसा कंसेप्ट है, theoretical कंसेप्ट है, लॉ ऑफ मास एक्शन एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट नहीं है, है ना। लॉस गुलबर्ग एंड बेजे ने बताया, क्या बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है, और ईच कॉन्सेंट्रेशन टर्म पर जो पावर होता है उसका वो कोफिशिएंट होता है, मतलब इसका मतलब जितना ज्यादा कोफिशिएंट होगा उतना ही क्या हो जाएगा, उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगा, बढ़ेगा, जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। मतलब रेट, लॉ ऑफ मास एक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एज वेल एज कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट, दोनों चीज पर, कोफिशिएंट पर भी डिपेंड कर रहा है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर भी डिपेंड कर रहा है। देख लीजिए, लिख लीजिए इसको, मैं फिर से एक बार इसको रिपीट कर दे रहा हूं, लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन गिवन बाय गुलबर्ग एंड बेजे, कौन दिया था, गुलबर्ग एंड बेजे दिया था। इसके अनुसार क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, व्हाट इज द रेट, लॉ ऑफ मास एक्शन वो किससे किससे रिलेटेड है, तो रेट ऑफ रिएक्शन विथ कॉन्सेंट्रेशन टर्म, कॉन्सेंट्रेशन टर्म और रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड है। क्या कहता है इस लॉ का, क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की जगह आप प्रोडक्ट्स भी लिख सकते हैं, और प्रोडक्ट्स एंड इच रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कंटेन पावर विच इज इक्वल टू द स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के पावर जो होगा वो पावर स्टैक्यो कोफिशिएंट के बराबर होगा। ओके, क्या मान लिया गया है, ए रिएक्ट किया बीबी से तो कोई प्रोडक्ट बना दिया, है ना, तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए पर पावर ए बी पर पावर बी, जहां ए क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए हो जाएगा, अब पावर हो गया, ए हो गया क्या, स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, ए और बी हो गया स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, और ए और बी क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन हो गया। ओके, इसका मतलब कुछ यही हुआ कि कॉन्सेंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगा, बोलिए, रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो होगा, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड करेगा कॉन्सेंट्रेशन पर, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो डिपेंड करेगा किस पर डिपेंड करेगा, कॉन्सेंट्रेशन पर,
और एज वेल एज कॉन्सेंट्रेशन के साथ किस पर डिपेंड करेगा, तो उसका जो कोफिशिएंट है, स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है, वह उस पर डिपेंड करेगा, स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट पर डिपेंड करेगा। सपोज दैट फॉर एग्जांपल H2 react with I2 then we get 2HI। ओके, अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू सिर्फ रिएक्टेंट की ही बात करें, H2 react with I2 then we get 2HI, अगर हम इसके रिस्पेक्ट में ही बात करें तो रेट लॉ ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो हो जाएगा ROR, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H2 का कॉन्सेंट्रेशन इनटू I2 का कॉन्सेंट्रेशन, और इसका कोफिशिएंट कितना है 1, यहां कितना हो जाएगा 1, यहां कितना हो जाएगा 1। इसका मतलब हुआ कि अगर H2 का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दिया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगा, और I2 इसको कांस्टेंट रखते हुए, अगर इसको हम लोग कांस्टेंट रखते हैं और इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर डबल कर दिया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगा। मान लेते हैं कि दो भाई है, तो दो भाई है और दोनों का कमाई पर क्या कर रहा है, उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर रहा है, वह मतलब बढ़ रहा है घट रहा है ना, उसकी माता पिता का खुशी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है। अगर एक बेटा दुगना कमाई कमाता है पहले की तुलना, मतलब जो कमाता है वही कमा रहा है, तो इसका चलते क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। दूसरा भाई भी मान लेते हैं ये नहीं कमा रहा है, दूसरा भाई कमा रहा है, पहले से दुगना कर देते हैं इसका कमाई, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी हो जाएगा डबल हो जाएगा, क्योंकि यहां पर पावर कितना है। अगर दोनों का कमाई क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं, इसको भी डबल कॉन्सेंट्रेशन कर देते हैं, इसको भी डबल कर देते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओके। अगर यहां पर क्या किया, जैसे H2 प्लस I2 2HI लिखे तो यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 2H2 प्लस 2I2 और ये आपका क्या हो जाएगा 4HI, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, ये भी तो बैलेंस इक्वेशन है, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, यहाँ 4H हो जाएगा, 2 2 जा 4I हो जाएगा, 4I हो जाएगा। तो यहाँ पर रेट लॉ ऑफ मास सेक्शन लगाइएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन जो हो जाएगा ROR जो हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, H2 का कॉन्सेंट्रेशन पर पावर कितना 2 और I2 पर पावर कितना हो जाएगा 2। मतलब कि ये जो कोफिशिएंट है आप ये आपका पावर बन जाता है। इसका मतलब अगर H2 का कॉन्सेंट्रेशन को दुगना कर दिया जाए, इसको कांस्टेंट रखा जाए, इसको कांस्टेंट रखा जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इसका आपका डबल करोगे तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर में है। तो ये क्या कहने का मतलब हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, ये दो चीज पर डिपेंड कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म पर और कोफिशिएंट टर्म पर भी। आगे आपको पता चलेगा, आगे आप जानिएगा कि जब एक्सपेरिमेंटली पाया गया, एक्सपेरिमेंट जब किया गया तो बहुत सारे ऐसे रिएक्शन थे जिसका कोफिशिएंट जो था वो इफेक्ट नहीं करता था, उसके कोफिशिएंट से प्रभावित नहीं होता था। जैसे थोड़ा सा बता देते हैं, मान लेते हैं क्या हुआ आपका अमोनिया का डिसोसिएशन, डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया, डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया जो है वो आपका देख सकते हैं कि NH3 है, NH3 प्लेटिनियम कैटलिस्ट के प्रेजेंट में यह डिसोसिएट हो जाता है N2 और H2 में, यहां बैलेंस करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा आपका, यहां हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, यहां मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 3 हो जाएगा, है कि नहीं, बैलेंस इक्वेशन हो गया। तो अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएं, लॉ ऑफ मास एक्शन फॉर रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के लिए अगर लगाते हैं तो रेट ऑफ जो रिएक्शन हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन R जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया एंड 2 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। इसका मतलब अगर अमोनिया के कॉन्सेंट्रेशन को अगर हम दुगुना कर दिया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, नहीं स्क्वायर में तिगुना कर दिया जाए इसका कॉन्सेंट्रेशन तो 9 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। इसको अगर हम क्या कर देते हैं, अगर आधा कॉन्सेंट्रेशन कर देते हैं, हाफ कॉन्सेंट्रेशन कर देते हैं
तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, घट जाएगा कितना, 1/4 टाइम्स से। तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया पर भी डिपेंड कर रहा है और इसका स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट पर। ये कौन कर रहा है, लॉ ऑफ मास एक्शन कर रहा है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब एक्सपेरिमेंट पाया गया, ऐसा लग रहा है कोई उसका बेटा है, अब बेटा का कमाई बढ़ रहा है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि बेटा का पावर कितना है, 2 है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या पाया गया कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो अमोनिया के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है ना। मतलब कि इस पर पावर कितना हो जाता है, 0। मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन डबल करे, ट्रिपल करे, है कि नहीं। ये बेटा जो है आपका, यहाँ ये जो बेटा है, यहाँ भी एक बेटा है, वही बेटवा है, लेकिन लगा कि एक बेटा है और बेटा बहुत तेज था, उस पर पावर लगल था 2, तो उसकी कमाई जितना होगा उसका क्या होगा, स्क्वायर में खुशी होगा पिता को। मान लो पिता है क्या खुशी, रेट ऑफ रिएक्शन, पिता की खुशी क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। अब बच्चा का जो कमाई है स्क्वायर में है, अगर वो जितना कमाता है उसका स्क्वायर में कमाता है तो पिता खुश होते हैं। ये थ्योरेटिकल बात है कि एक बेटा है उसका कमाई पर क्या होता है, पिता खुश होते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं एक्सपेरिमेंटली इस रिएक्शन के लिए पाया गया कि ये जो लड़का है वो तो है ही, लेकिन उस पर पावर क्या है, 0 है। मतलब कि किसी चीज पर पावर 0 होता है तो इसका वैल्यू कितना होता है, 1। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो करेगा अमोनिया के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने या घटाने से कोई चेंज नहीं होगा। तो आगे जाके पढ़ेंगे इसको भी, इसको कहेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्या कहेंगे, लेकिन लॉ ऑफ मास एक्शन का सिंपली यही फॉर्मूला है कि यही रूल है कि जो स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है वो क्या हो जाता है, पावर हो जाता है। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन दो चीज पर डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन एज वेल एज स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। ओके, विद डाउट। तो इसके अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसी का, ये रिलेटेड टॉपिक है थोड़ा सा हम लोग का केमिकल काइनेटिक्स में, जो अभी पढ़ेंगे आगे जाके हम लोग रेट लॉ, और उससे हम लोग इसको कोऑर्डिनेट करेंगे, इसलिए अभी इसको बताया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ मास एक्शन आता है 11th के भी एग्जाम में आता है, इसको भी जानना चाहिए। तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन जो हो गया आपका, ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा आपको। कोई डाउट है क्या, कोई डाउट नहीं होगा। ओके, एकदम शॉर्ट था। आप वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।